नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार सरकार का बजट इस बार 19 फरवरी को पेश होगा। इसकी जानकारी राज्य सरकार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने दी। वित्त मंत्री के मुताबिक बजट को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने बैठक भी की है। बैठक में धान अधिप्राप्ति से जुड़े हुए सुझाव लिए गए। साथ ही किसान आयोग का गठन करने पर भी चर्चा की गई। मछली पालन में सब्सिडी, जाड़े के दिनों में फसल के अवशेष जलाने पर रोक के लिए सुझाव दिए गए। साथ ही धान, मक्का, गेहूं को लेकर भी सुझाव आए हैं। ये सारी जानकारी वित्त मंत्री सुशील मोदी ने दी। मुख्य रूप से देखिए 11 तारीख को विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस विधानमंडल के सत्र में 19-20 का बजट पेश किया जाएगा। लंदन में ईवीएम हैकिंग के दावे के बीच इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ईवीएम से चुनाव का समर्थन किया है। बस इतना जोड़ा है कि वीवीपैट हर बूथ पर लगाया जाए। हालांकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी ईवीएम को शक की नजर से देख रही है। आरजेडी भी उन्हीं में से एक है। ईवीएम पर शुरू हुई नई बहस। समर्थन विरोध में उतरी पार्टियां। वीवीपैट वाले ईवीएम पर नीतीश को भरोसा। लंदन में ईवीएम हैकिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश की सियासत में ईवीएम को लेकर फिर से नई बहस छिड़ गई है। कई दलों को अभी भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो कई दल ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। बिहार के सीएम भी ईवीएम के समर्थन में हैं और विरोध करने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। सीएम की बस एक ही मांग है कि हर बूथ पर वीवीपैट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। बिल्कुल सही। जांच की बात पता ईवीएम आया कब था? ईवीएम के बहाने नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा, इतिहास जानने की नसीहत दी। दरअसल साल 1998 में 3 राज्यों की 16 विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 2004 का आम चुनाव ईवीएम से हुआ, लेकिन 2009 के आम चुनाव के बाद बीजेपी नेता आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इसके विरोध में किताब लिख दी। अब 2014 के बाद फिर से ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब जारी है। आरजेडी इसे लोकतंत्र का खतरा मान रही है, तो बीजेपी ईवीएम के साथ खड़ी है। और ईवीएम का दौर तो तब से शुरू हुआ था जब कांग्रेस की ही सरकार थी और आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। यह शर्म की बात है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीका का ये कार्यक्रम जो ईवीएम के बारे में जो सुना जा रहा है, जो ये बात है, अब बताइए कितना लोकतंत्र का कितना बड़ा घातक है। लोकतंत्र को किस तरीका से बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल ईवीएम पर सवाल जवाब कई बार हुए हैं। इस बार भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, पर सवाल जनता के भरोसे का है और जनता भरोसा करती है तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन भरोसा टूटा, लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। लगता है जेडीयू ने मुंगेर की सीट को आन का सवाल बना लिया है। अनंत सिंह ने मुंगेर सीट से दावा क्या ठोका। अब जेडीयू ने अनंत सिंह को उसी के घर में घेरने की रणनीति बनाई। इसकी कमान नीरज कुमार और ललन सिंह को दी गई है। छोटे सरकार को घर में चुनौती। अनंत की जेडीयू ने की घेराबंदी। मुंगेर पर आन की लड़ाई। जब से मुंगेर के लिए अनंत सिंह ने दावेदारी की है, तब से वो जेडीयू को कुछ ज्यादा चुभने लगे हैं। छोटे सरकार की चुनौती को तोड़ने के लिए जेडीयू ने नई रणनीति के तहत काम शुरू किया है। अनंत सिंह को घर से ही चुनौती दी गई है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ कानून का राज जब नहीं था तो बंदूक लेकर
ये आजकल सब मोबाइल का रंगदार हो गया है। तब मोबाइल पर भी अपने फोन नहीं कर रहा है आजकल। अगर आप गलती से चले गए तो आप ही को मोबाइल से फोन कर देता है, सोचता है कि हम 5 घन चक्कर में पड़ेंगे, दूसरे घन चक्कर में डालने की तैयारी है। इससे सचेत रहिएगा। कभी अनंत सिंह जेडीयू के काफी करीबी रहे हैं। सीएम से रिश्ता जग जाहिर रहा है, लेकिन 2015 के बाद दूरियां बढ़ने लगी और अब ये दूरी आन की लड़ाई बन गई है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर अनंत सिंह को घेरा जा रहा है और उनके आपराधिक इतिहास के जरिए पटकनी देने की कोशिश हो रही है। पूरे बिहार से आतंकवाद खत्म हो गया। लालू जी का आतंकवाद, कुछ इलाके में आतंकी लोग रह गए। आतंकवाद तो नहीं है, आतंकी लोग रह गए। चिंता मत करिए, बाढ़ को आतंक राज से मुक्त कराने का वचन आज हम भंडारा की सभा में देने जा रहे हैं। दरअसल अनंत को नदवा से चुनौती इसलिए दी जा रही है ताकि घर से घेर कर मुंगेर में अनंत सिंह को चित किया जा सके। अनंत सिंह अब खुलकर सीएम और जेडीयू के खिलाफ बोलने लगे हैं, तो पलटवार जेडीयू ने किया है और तीखा किया है। शैलेंद्र, जी मीडिया, बाढ़। पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती से पहले उनके सम्मान में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सवर्ण आरक्षण के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने 2021 में जाति आधारित जनगणना की वकालत की। मोदी ने कहा कि 1931 के बाद साजिश के तहत सरकारों ने जाति आधारित जनगणना नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े सामने आएंगे उसके बेसिस पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। मोदी ने कहा कि इसके लिए जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं करने देंगे। और जातीय गणना के जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को कोटा बढ़ाया गया उनका। आज जो 50% की सीमा है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम संविधान में संशोधन करेंगे ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसके कोटे को बढ़ाया जा सके। प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें महासचिव बनाया है और पूर्वी यूपी का प्रभार सौंपा है। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप मढ़ने में देर नहीं लगाई। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले। राहुल गांधी का बयान, प्रियंका गांधी की सियासत में सीधी एंट्री का ऐलान, महासचिव के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान। कांग्रेसियों के लिए उत्साह से लबरेज हो जाने के लिए इतना काफी था। शुरू हो गया जश्न। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते। प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री की खबर जैसे ही फैली, फिर क्या था, क्या दिल्ली क्या बिहार, हर तरफ से बयानों की बारिश शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में है तो सहयोगी स्वागत कर रहे हैं। उनको महासचिव बनाया गया, उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में प्रवेश हुआ। महासचिव तो अपनी जगह है, जिसकी मांग बहुत साल से चल रही, तो राहुल जी ने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते उनको लाए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मामला है और यदि उन्होंने फैसला किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। प्रियंका की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री के बाद विरोधियों ने एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया। इस बार भी मुद्दा था परिवारवाद, लेकिन दावा किया गया गुटबाजी का। महिला होने के नाते उनके राजनीति में प्रवेश का और कांग्रेस पार्टी में बड़े पद दिए जाने का स्वागत करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में
सपा बसपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां भी बढ़ेंगी। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी बनी है तो मैं तो बधाई दूंगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वही तो बनेगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीएमडी चाहेगा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने तुरुप का आखिरी इक्का चल दिया है। पार्टी ने प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी दी। अब देखना है विरोधियों का मुकाबला करने के लिए ये चाल कितनी कारगर साबित होती है। दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ स्वप्निल सोनल, जी मीडिया। बिहार में आंध्र प्रदेश की मछलियों पर फिलहाल बैन जारी रहेगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अगुवाई में आज बैठक में यह फैसला लिया गया। यह भी तय हुआ है कि फिशरीज डायरेक्टर की अगुवाई में एक टीम आंध्र जाकर बिहार भेजी जाने वाली मछलियों की जांच करेगी। साथ ही बिहार के मछली उत्पादन केंद्रों पर रैंडम जांच की जाएगी। बिहार में आंध्र प्रदेश की मछलियों पर बैन जारी रहेगा। जांच पूरी होने तक नहीं बिकेगी आंध्र की मछली। मछली पर माथापच्ची। पटना में मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में मछली बैन पर अहम बैठक हुई। बैठक में आंध्र की मछली पर फिलहाल बैन जारी रखने का फैसला लिया गया। फैसला यह भी हुआ कि फिशरीज डायरेक्टर और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक टीम आंध्रा जाएगी और वहां की मंडियों में बिहार भेजी जाने वाली मछलियों की जांच करेगी। इनकी एक टीम अविलंब आंध्रा जाएगी और वहाँ पर जो व्यापारी हैं मछली के और वहाँ जो मंडियाँ हैं और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन सब से विचार विमर्श करके देखेगी कि वहाँ से जो मछलियाँ बिहार को भेजी जा रही हैं वो खाद्य के दृष्टिकोण से एकदम सुरक्षित हैं। आंध्र प्रदेश में मछलियों की जांच। दरअसल बिहार में आंध्र से आने वाली मछलियों में कैंसर कारक तत्व फॉर्मलिन पाए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद इस पर रोक लगाई गई। खतरे को देखते हुए जांच के दायरे में बिहार के भी मछली उत्पादन केंद्र होंगे। बिहार के अंदर जो हमारे मेन सोर्स हैं जहां से मछलियां हम ला रहे हैं वहां से हम लोग भी मछलियों को पिकअप करेंगे और उसकी जांच लेबोरेटरी में कराएंगे कि उनमें किस प्रकार की कोई चीज पाई। बिहार में मछली बैन पर सियासत भी शुरू हो गई थी। मछली विक्रेताओं ने बैन के फैसले पर विरोध जताया था। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सीएम नीतीश कुमार को लेटर लिखकर आंध्र के मछलियों की जांच की मांग की थी। नवजीत, जी मीडिया, पटना। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।